अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। सबसे पहले आज प्रोग्राम में बात करते हैं मालियाती पैकेज पर। IMF की हतमी शराइत हुकूमत को मौसूल हो गई है। हुकूमत स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाए, IMF ने यह मुतालबा कर दिया है। इसके अलावा IMF ने मुतालबा किया कि टैक्स वसूलियों का हदफ 14,000 अरब से ज्यादा रखा जाए और डायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाई जाए। राजा उस्मान ताहिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। राजा उस्मान, असद उमर तो ये कह चुके कि बहुत सारी ऐसे मुतालबात जो IMF ने किए हैं वो हम पहले ही पूरे कर चुके। कौन कौन से ऐसे हैं जो हुकूमत को मौसूल हुए और रह चुके हैं अब पूरा होना? जी बिल्कुल, असद उमर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि IMF ने जो मुतालबा किया था बिजली की कीमतों में इजाफे का, गैस की कीमतों में इजाफे का, डॉलर की कीमतों में इजाफे का, ये मुतालबे ऑलरेडी वो पूरे कर चुके हैं। जबकि मजीद जो IMF की शराइत है मालियाती पैकेज के हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए ने हमें बताया कि वो हुकूमत पाकिस्तान को मौसूल हो गई है। सबसे पहले जो मुतालबा किया गया है हुकूमत पाकिस्तान से कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाया जाए, डॉलर की कदर के हवाले से तमाम जो इख्तियार है वो स्टेट बैंक को दिया जाए। इसी तरह टैक्सों के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। IMF की जानिब से टैक्स हदफ जो है वो 5,000 अरब रुपए से ज्यादा रखा जाए। IMF ने यह मुतालबा किया है। बिजली गैस के 140 अरब रुपए जो वाजबात हैं वो इनका ये कहना है कि अवाम से वसूल किए जाए। इसी तरह इनकम टैक्स की जो 90 अरब रुपए की छूट थी इसको भी इसे खत्म किया जाए, ये भी कहा गया है। जबकि तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट खत्म करने का भी मुतालबा किया गया है। इसी तरह टैक्स छूट जो सालाना 12 लाख रुपए से कम करके 4 लाख रुपए तक लाने का मुतालबा किया गया है। जबकि नेपरा ओगरा अथॉरिटी को मुकम्मल खुद मुख्तार बनाने का भी मुतालबा किया गया है। इसी तरह ये भी कहा गया है हुकूमत से कि हुकूमत ओगरा और नेपरा के जो फैसले हैं इसके ऊपर असरअंदाज बिल्कुल न हो। और शराइत में मजीद IMF की जानिब से ये कहा गया है कि जो शराइत हैं ये हतमी शराइत हैं, इनमें मजीद किसी सूरत नरमी नहीं की जाएगी और शराइत पर मुकम्मल यकीन दहानी के। राजा उस्मान, ये बताइएगा कि बिजली और गैस का ये कहा गया कि 140 अरब के करीब जो वाजिबात हैं वो आवाम से वसूल किए जाएं। रेट्स पहले बढ़ाए जा चुके हैं। अब इन 140 अरब को अगर जहन में रखा जाए जो IMF कह रही है कि आवाम से वसूल किए जाएं, तो उसके मुताबिक अभी रेट फिर और बढ़ना है क्या बिजली और गैस के? जी बिल्कुल, इसका जो मुतालबा सामने आया है इससे जो 140 अरब रुपए ये मुख्तलिफ मद में हुकूमत वसूल करेगी। गैस और बिजली के जो वाजबात हैं ये टैक्सेस की मद में सरचार्ज लगा के हुकूमत अवाम के जेब से वसूल करेगी। तो अगर ये देखा जाए तो इससे बिजली और गैस के जो नर्ख हैं उसमें मजीद इजाफा होगा। जबकि मजीद जो अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो महंगाई में भी इजाफा होगा और जो मजीद अशिया हैं वो भी महंगी होंगी। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। राजा उस्मान ताहिर हमें अपडेट कर रहे थे। माहिर माशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बिलाखिर IMF के मुतालबात हुकूमत को मौसूल हो चुके हैं बाकायदा तौर पर, और असद उमर साहब ये फरमा चुके हैं वाशिंगटन में कि इनमें से बहुत से मुतालबात हम पहले ही पूरे कर चुके हैं। तो खासतौर पर जो ये बात की जा रही है कि बहुत सारी सब्सिडीज वापस ले ली जाएं, हुकूमत कहती है कि हम पुराने कर्जे चुकाने के लिए ये तमाम सब्सिडीज नहीं अब दे सकते और हमने अगला IMF का प्रोग्राम लिया, लेकिन अवाम को तो अब ये मुश्किलात बर्दाश्त करना होंगी। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। बाकायदा तौर पर हुकूमत को वो तमाम शराइत मौसूल हो चुकी हैं जो IMF अपना नया प्रोग्राम देने से पहले पाकिस्तान से मनवाना चाहता है। उनमें सबसे पहली शर्त तो ये रखी गई कि स्टेट बैंक को ऑटोनमस बनाया जाए, एक खुद मुख्तार बनाया जाए। गो के स्टेट बैंक पाकिस्तान में एक आईनी तौर पर ऑटोनमस बॉडी ही है। खैर, एहतशामुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर इस मुतालबे की जरा बात कर लें। वो कह रहे हैं कि स्टेट बैंक को ऑटोनमस बनाया जाए। हम तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑटोनमस है। इस बयान से इज़ाहिर नहीं हो जाता कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तो डॉलर की कीमत ऊपर जाने का टीवी से पता चला, स्टेट बैंक ने खुद ही बढ़ा दी थी ऑटोमेटिकली। मतलब इसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक ऑटोनमस है। अकबर, ये स्टेट बैंक को ऑटोनमस बनाने की कंट्रोवर्सी जो है ना बड़े अरसे से चल रही है। और ये आज भी, पहले भी IMF जब भी अपनी शराइत तय करता है तो हमेशा ये बात कर रहा होता है। कागजों में ऑटोनमस हम उसको बना भी देते हैं, टाइम पे जिस तरीके से स्टेट बैंक इंटरवेंशन करता है मुख्तलिफ हवालों से तो फिर उस पर एतराज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ होती है कि जो एक जेन्युइन तरीके से दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक, चाहे जर्मनी का सुंदर्स बैंक हो, अमेरिका का रिजर्व बैंक हो, अब बरतानिया का सेंट्रल बैंक हो, सारे के सारे जो है ना वो इंटरवेंशन करते हैं कि एक हद तक जो है ना एक्सचेंज रेट जो है ना मैकेनिज्म वो ऐसा हो कि उससे स्टेबिलिटी रहे पैसे की या उनकी करेंसियों की। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही डिफरेंट आया है और बदलते हालात में तो कहा जा रहा है कि इस दफ़ा IMF ने जो शराइत रखी है वो जो कहा था असद उमर साहब ने कि लोगों की चीखें निकलेंगी और सॉरी करके वापस तो लिया था जुमला उन्होंने, लेकिन ये वाकई अब चीखें निकालने का मुतरादिफ होगी सब चीज़ें। और फिर स्टेट बैंक के हवाले से तो ये कहा जाता है जी
कि वो जिस तरीके से उसको मजबूर किया जाता है कि जी आप कर्जों पे कर्जे दें। अब देखें 3 ट्रिलियन रुपया जो है ना इमरान खान साहब की हुकूमत अब तक कर्जा ले चुकी है, इसमें ज्यादातर कर्जा स्टेट बैंक का है। वो ये कहते हैं कि ये बंद किया जाए आपने, क्योंकि जब आप स्टेट बैंक से कर्जे लेते हैं तो स्टेट बैंक क्या करता है, या तो वो कमर्शियल बैंक से लेता है या वो डेफिसिट फाइनेंसिंग और नोट छापता है। नोट छापने से फिर क्या होता है, फिर इन्फ्लेशन होती है, तो आपके पैसे की कदर जो है ना वो कम होती है, सारी चीजें क्रॉस द बोर्ड खराब होती है। अच्छा सर, चूंकि आप पॉलिटिकल इकोनॉमी पे और भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं, तो खास तौर पर ये बात कि अब स्टेट बैंक की आप बात कर रहे हैं और स्टेट बैंक को किस तरह ऑटोनमस किया जाए, और फिर ये पहले जो कह चुके अब असद उमर साहब कि ये तमाम तर जो मामलात हैं, जो हमसे जो मुतालबात किए गए, ये तो हम पहले ही पूरे कर चुके, तो फिर मानते क्यों नहीं थे? इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से जो मुतालबा किया जा रहा है कि डॉलर को फ्री फ्लोट करने दिया जाए, किसी भी मुल्क में फ्री फ्लोट इस तरह होता नहीं है डॉलर, और पूरी तरह से ऑटोनोमस अगर स्टेट बैंक को कर दिया जाए, जो कि ऑन द पेजेस तो यहां पर है, तो फिर ये किस तरह से पॉसिबल होगा? देखिए, हम जो कुछ स्टेट बैंक का देखते रहे हैं, जो कुछ इख्तियारात उनके पास हैं वो भी वो इस्तेमाल नहीं करते, और वफाक से एक बाजू बन के रह गए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। मसलन स्टेट बैंक के पास मुकम्मल इख्तियार है कि रुपए की कदर को वो रेगुलेट करें, लेकिन इसाक डार साहब तो पब्लिकली कहते थे कि जनाब रुपए की कदर को हम रेगुलेट कर रहे हैं, और एक दफा स्टेट बैंक ने उसको गिरा दिया था, तो उन्होंने अपना ध्यान दिया, उसको कहा इसको रिवर्स करें, और स्टेट बैंक ने किया। बदकिस्मती ये है कि स्टेट बैंक के पास बेतहाशा इख्तियारात हैं। माजी में अयूब खान के दौर में जो गवर्नर होते थे स्टेट बैंक के, उन्होंने फील्ड मार्शल अयूब को मना कर दिया था कि जी हम आपकी बात नहीं मानते, और जो आप करना है कर लें, और अयूब खान को सरेंडर करना पड़ा था। तो मसला इख्तियारात को बढ़ाने का नहीं है, खुद मुख्तारी बड़ी हद तक हासिल है, और वही खुद मुख्तारी स्टेट बैंक के पास है जो मगरबी के सेंट्रल बैंक के पास है। लेकिन आपने अपने अगर ब्लू आइड ब्यूरोक्रेट तारिक बाजवा साहब को स्टेट बैंक का गवर्नर लगा दिया, और पहले भी वो ब्यूरोक्रेसी में और फिर बहुत सारे जब काम किए होते हैं उन्होंने, तो वो कहीं से भी आप उनको पकड़ सकते हैं और फिर अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। फिर मामला तो वहीं पर आ गया कि कम अज कम स्टेट बैंक का गवर्नर जिस बंदे को लगाया जाए वो इन बुनियादों पर ना लगाया जाए जिस तरह से ये शख्स लगाए गए हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठा दिया है, मगर मैं आपके साथ ये भी बताऊं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है स्टेट बैंक का गवर्नर अगर कुछ करना भी चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बनाए जाते हैं उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नुमाइंदा होता है, दूसरे नुमाइंदे होते हैं, वो सब उसकी टांग खींचते हैं। तो क्या स्टेट बैंक का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो आजाद बुनियाद पर काम कर रहा है? उनका इंतखाब जो है वो मेरिट पर हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सेक्रेटरी फाइनेंस क्यों आके बैठता है, मुझे तो आज समझ नहीं आता। जब तक इंडिपेंडेंट लोग बोर्ड में नहीं होंगे गवर्नर कुछ नहीं कर सकेगा। और मुझे पता है कि 2002 में स्टेट हमारे जमानी साहब को वोट नहीं मिल रहे थे, हुकूमत नहीं बना सकते थे मुशर्रफ के जमाने में, तो मुशर्रफ ने उनको कहा गवर्नर स्टेट बैंकों के जी आप कर्जों की माफी का सर्कुलर निकाल दें ताकि लोगों को जो बड़े बड़े लोग हैं उनके कर्जे माफ हो और वो हुकूमत को सपोर्ट करें। अच्छा ब्रीफली सर एक बात, मैं फिर उसके बाद मैंने सर वापस जाना है, जवाब लेना है। मैंने एक मुझे ये बता दीजिएगा कि हदफ रखा गया 5000 अरब से जायद टैक्स वसूलियों का, डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए अभी कोई रिफॉर्म हमें होते नजर नहीं आ रहे। ये जो टारगेट है ये पूरा होता आपको नजर आ रहा है किसी भी सूरत जो IMF मुतालबा कर रही है पाकिस्तान से, या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू ये पूरा होगा? बिल्कुल, देखिए बुनियादी तौर पर वो टैक्स का नहीं कहता। पहला काम वो ये कहता है कि जी आप बजट खसारा कम करें। आप बजट खसारा कम करने के लिए आप ज़राअत पर टैक्स लगाएं जो आप नहीं ले रहे, प्रॉपर्टी पे आप टैक्स लगाएं जो सूबे नहीं ले रहे, स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं ले रहे, बहुत सारी टैक्स एग्जेम्पशन है। वो तो हुकूमत ये कहती है जनाब ये तो हम नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं ठीक है आप डायरेक्ट टैक्स लगाएं, GST बढ़ा दें, पेट्रोल के रंग बढ़ा दें, गैस के रंग बढ़ा दें। हुकूमत ने ऑफिशियली कहा था कुछ अर्से पहले कि हम ज़राअत पर टैक्स नहीं लगा सकते, हालांकि मईशत में उसका 20% हिस्सा है। तो स्टेट बैंक वो IMF ये चाहता है बजट खसारे को कम करें, चाहे आपका जो शान खराजात कम करें, चाहे आप असासे बेचें, चाहे आप पेट्रोल के रख बढ़ाएं। तो हमारी हुकूमतें ये कहती हैं कि जी हम ताकतवर तबकों पर टैक्स नहीं लगा सकते, तो फिर वो कहते हैं ठीक है आप डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाइए। बिल्कुल ठीक है सर, आप साथ रहिए। तो शामुल हक साहब, ताकतवर तबकों पर अगर टैक्स नहीं लगा सकते तो फिर माफ कीजिएगा PTI की हुकूमत में और बाकी हुकूमतों में फिर फर्क क्या रहा? क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेशन उस तरह से होती, अमीर की जेब से पैसा उस तरह से निकलवाने की कोई पॉलिसी अभी तक तो नजर नहीं आ रही है। देखिए अकबर, ये सब लोगों की फ्रस्ट्रेशन है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जी वो काम जो आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की 2 हुकूमतें, PMLN की 2 हुकूमतें नहीं कर पाई और हमेशा दबाव में रही। और हमने देखा कि अगर इंडस्ट्री पे टैक्स लगाना है तो इंडस्ट्रियलिस्ट सामने आते थे जो बैठे हैं, अब आ गए
असम्बलियों में भी, और फिर जो एग्रीकल्चरिस्ट है, लैंड एंड जेंट्री है 70% अभी भी वही है, वो ज़राअत पे टैक्स नहीं लगाने देते। देखिए आज आके आपके पास दो चीज़ें रह गई हैं। एक तो यह कि सर्विसेज सेक्टर को आप ब्रॉडन करते, वो जो पूरी तरह से नहीं हो सका। अभी भी जो हमने देखा है कि अच्छे कमाने वाले तबके उनको नहीं लाया गया, उनका भी असर और सूख है। और फिर ये 23% अकबर आपका GDP का बनता है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। वो मुझे बार बार याद आता है, लेट डॉक्टर मवुल्ला कहा करते थे आज से 20 साल 25 साल पहले कि पाकिस्तान की लैंडेड जेंट्री जो है ना वो 600 अरब रुपया सालाना कमाती है। 30 साल पुरानी बता रहा हूँ, और वो 5 अरब रुपया भी जो है ना वो टैक्स नहीं देती। अब ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा अभी भी टैक्स उनका बहुत बनता है। लेकिन साहब उम्मीद है वैसे कोई कि यहाँ पर इस गवर्नमेंट के अंडर कुछ डिफरेंट होगा? वादे तो बहुत डिफरेंट थे, उम्मीद है कोई? जिस तरीके से हमने देखा है कि सॉरी करके पीछे हट रहे हैं, और आप देख लें कि कैबिनेट उन्होंने कहा था कि जी हम 15 लोगों से काम चलाएंगे। आज तारीख की सबसे बड़ी नहीं तो कम से कम इतनी जरूर है कि जो नवाज साहब और जरदारी वाली से 45 लोग जो है ना वो कैबिनेट के मेंबर हैं। और फिर बेल्ट टाइटनिंग आपने देखा कहाँ आपको नजर आती है? ये सिर्फ कट्टे और गाड़ियां बेचने के बाद तो कुछ बात नहीं बनेगी। अब परेशान कौन बात तो अकबर ये है, अब कुछ नहीं रहेगी। अब कह रहे हैं स्टेट लैंड जितनी है ना वो वर्कआउट किया, पता नहीं कितने 1000 एकड़, उसको आप बेचे और कर्जे उतारे। और कर्जा भी आप देख लें लार्जिंग सतह पे पहुंच गया है। सारा कर्जा आपका इस वक्त 82% आपकी सारे इंडिकेटर जी नेगेटिव जा रहे हैं। सर एक ये भी बात फरमा दीजिएगा कि अब ये चीखें तो बाकी निकलेंगी क्योंकि जो सब्सिडीज IMF ने हटाने का मुतालबा कर दिया है, लेकिन जो PTI की तरफ से मौक़िफ़ है, खासतौर पर असद उमर साहब की तरफ से मौक़िफ़ है, वो ये है कि इस्लाहात चूंकि हम लेके आ रहे हैं, इस वजह से ये चीखें सिर्फ साल डेढ़ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, उसके बाद ट्रजेक्ट्री अपवर्ड हो जाएगी। इससे एग्री करते हैं आप? इस हवाले से तो जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से तनख्वाहदार तबका पिस रहा है और पिसता रहेगा, वो दोबारा भी लगता है कि उन्हीं की बारी आएगी। क्योंकि टैक्स तो आप देख लें कि शॉर्टफॉल 350 अरब रुपए का तो सख्त हो गया है, और कहा जा रहा है कि 22 जून ये 500 अरब रुपए का हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि अगला हदफ ये क्या मुकर्रर करेंगे, कहाँ से लेके आएंगे? 5 बिलियन रुपया, 5000 रुपया कहाँ से लेके आएंगे? अपरेटली बड़ा मुश्किल लगता है। और आदमी की शराइत ऐसी है, तो मुझे डर लग रहा है कि जिस तरीके से उनकी शराइत पूरी नहीं होंगी, जिस पीपल्स पार्टी के जमाने में 11 बिलियन डॉलर का जो पैकेज था वो 4.5-5 बिलियन डॉलर के बाद वो डिस्कनेक्ट हो गया था। इनके साथ भी यही होगा, अदरवाइज फिर वही ये करेंगे। अगर डायरेक्ट नहीं लगाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स हर चीज पे आसमान पे पहुंचा देंगे लेके। तो मेरा ख्याल है हर दो सूरतों में बगैर लफ्ज सिवाय अकबर थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर अ कॉमन मैन। कॉमन मैन क्या तो मिडिल क्लास। और बात आपकी सर बिल्कुल दुरुस्त है। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब जो बात कर रहे हैं, एहतशाम साहब, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर द कॉमन मैन, खास तौर पे सैलरीड क्लास के लिए। लेकिन कब तक? असद उमर साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि इस्लाहात हम ला रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन होगी, टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, 1-1.5 साल की बात है, उसके बाद रिलीफ मिल जाएगा। आपको नजर आ रहा है ये 1-1.5 साल के बाद भी चले, हम मान लेते हैं 1-1.5 साल हम परेशानी बर्दाश्त कर लेते हैं, आपको नजर आ रहा है कि 1.5 साल बाद कुछ रिलीफ मिलेगा? देखिए एहतशाम साहब ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जो आपके सवाल के जवाब में ये कहूँ कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि हम इख्तियार में आने के 100 रोज के अंदर विदिन 100 डेज अदल पर इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। अब मेरी रिसर्च के मुताबिक अगर अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज की जाए तो GST की शरह 17 से कम करके आप 7.5% पर लाएं, तब भी आपकी टैक्सों की वसूली बढ़े हो जाएगी 8,500 अरब रुपया माहाना। तो जो इस वक्त काबीना है, वफाकी काबीना, वो अदल पर मबनी टैक्स पॉलिसी के लिए तैयार नहीं है। PTI के मेंबर नेशनल असेंबली और सेनेट के वो इसके लिए तैयार नहीं है, सूबाई असेंबलियां इसके लिए तैयार नहीं है। तो हम पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकते हैं कि 2023 में यही रोना चल रहा होगा। 2023 में हम IMF के पास जाने के लिए एक बार फिर तैयारी कर रहे होंगे, और उस वक्त यही बात होगी कि टैक्स जिम्मेदार का दायरा वसी करें। आज जो बातें हो रही हैं, अगर आप 93 में चले जाएं, रिपोर्ट निकालें स्टेट बैंक की, यही जुमले 1993 से दोहराए जाते रहे। हर हुकूमत कर रही है पाकिस्तान में, न फौजी हुकूमत अदल पर मबनी टैक्स। यही तो सर यहाँ पर बहस हो रही है कि जो पहले यहाँ पर होता रहा है वही यहाँ पर दोबारा रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, और खुदा ना खास्ता हालात उसी तरह के ना हो जाएं। एहतशाम साहब भी जिनकी तरफ अभी इशारा कर रहे थे, हमारे साथ साबिक वजीर खजाना सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, आपने अपना वक्त दिया कीमती। ये फरमाइएगा कि IMF के जो बाकायदा मुतालबात हैं हुकूमत को मंजूर हो चुके हैं। मोटी मोटी अगर बात की जाए तो वो कहते हैं स्टेट बैंक को खुद मुख्तार आप बना दें, सब्सिडीज आप उठा दें, खासतौर पर ऑयल और गैस से। उसके अलावा वो ये बात करते हैं कि जो टैक्स की जो वसूलियों का जो हदफ है वो कम से कम 5,000 अरब तक आप ले जाएं, और अगर फिर आपने अपना जो फिस्कल डेफिसिट कम करना है, बेशक अपने एसेट्स बेचें आप।
बात यह है कि असद उमर साहब जो बात कर रहे हैं कि साल डेढ़ की बात है, चीखें बर्दाश्त कर लें, निकाल लें चीखें जितनी निकालनी है, उसके बाद आपको रिलीफ मिलने वाला है। तो मोटी मोटी बात ये बताइएगा कि कोई इस्लाहात इस तरह की होती, इस तरह का कोई प्लान हुकूमत का होता, आपको आगे नजर आ रहा है कि साल डेढ़ बाद हमें कुछ रिलीफ मिलेगा? लेकिन बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के जो अखराजात हैं वो तकरीबन 23% हैं हमारी मजमूई पैदावार के, और ये अगर आप बांग्लादेश के साथ देखें तो बांग्लादेश में सिर्फ 13% है। इससे नजर आता है कि पाकिस्तान में हमारी हुकूमत का जो हजूम है वो बहुत बड़ा है और बहुत ऐसे काम कर रही हैं जिससे आपको नजात हासिल करना जरूरी है। और उसमें एक चीज ये है कि ये जो सफेद हाथी हैं इनकी जो सब्सिडीज हैं, जो अरबों रुपए आप पावर सेक्टर में झोंक रहे हैं, और उसके साथ साथ आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, स्टील मिल है, PIA है, ये दूसरे तीसरे, ये नुकसान पे नुकसान लिए चले जा रहे हैं। तो कितनी देर ये आप अपने टैक्स पेयर पे इनका रखेंगे बोझ? तो आई थिंक IMF ने अगर ये कहा है कि आप इसका कुछ बंदोबस्त करें तो हुकूमत को वो करना चाहिए। अपनी रिफॉर्म्स ऐसी लाएं जिसमें ये खसारे खत्म हो और ये जो अदारे बने थे ये एफिशिएंटली काम करें या नहीं। अगर एफिशिएंटली काम कर सकते तो इनको बंद कर देना चाहिए। ये तो नहीं है कि अरबों रुपए आप एक छोटा सा सवाल यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी टू कट यू ऑफ सलमान शाह साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं, जिन सफेद हाथियों की नीलामी की आप बात कर रहे हैं, जिनको खुद अपोज करते रहे इमरान खान साहब, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कोशिश की, जब PMLN ने कोशिश की, तो अब वो खुद कैसे कर देंगे ये सब कुछ? और दूसरा फिर पावर सेक्टर की जो हम बात कर रहे हैं, महंगी बिजली बनाने वाला, यहाँ पर तो पहले शॉर्टफॉल अब काबू में नहीं आ रहे, तो किस तरह से हम वो महंगे पावर प्लांट बंद करें और फिर साथ साथ वो मामला भी चलाएं? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चलेगा किस तरह से सब। आई थिंक अल्टीमेटली तो देखें इस वक्त जो क्राइसिस है बड़ा लंबा सर वो इसलिए है कि पिछले 10 साल ना जरदारी साहब ने कोई रिफॉर्म्स किए हैं, ना नवाज शरीफ साहब ने कोई रिफॉर्म्स किए हैं। पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की तरफ तो किसी की तवज्जो ही नहीं गई, और उनको हम खिलाते रहे हैं और वो पालते रहे हैं, लेकिन हमारे टैक्स पेयर के ऊपर वो बोझ बने रहे हैं। और इतने बड़े बड़े खसारे हैं जो अब आपको सामने पहाड़ खड़ा हो गया कर्जों का। सो आप ये काम अब नहीं कर सकते, और इमरान खान साहब जो मर्जी पहले कहते रहे हों, आज उनको ये काम करना पड़ेगा। और ये रिफॉर्म्स इकोनॉमी के लिए बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, ताकि एक दफा आप अपनी ये जो एक ब्लीडिंग अदारे हैं। एक और इम्पोर्टेंट, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपका पॉइंट टेकन सर। ये बताइएगा, स्टेट बैंक को ऑटोनोमस करने के हवाले से जो एक बड़ी डिमांड सामने आई है अब, उसमें ये है कि खास तौर पे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके हवाले से कि यार डॉलर को आप फ्री फ्लोट करने दें। इकोनॉमीज हैं दुनिया के अंदर ऐसी जो बिल्कुल ही ऐसे डॉलर को फ्री फ्लोट करने देती हैं, क्योंकि फिर तो गैम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है, वहां पे सट्टेबाजी स्टार्ट हो जाती है, और स्टेट बैंक टोटली ऑटोनोमस हो सकता है पाकिस्तान का, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ये इससे सारे शेडो से निकल सकता है। देखें, जब आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर ही नहीं हैं, जब आपके एक माह के इंपोर्ट्स के बराबर आपके अगर ज़खायर होंगे तो आप अपने एक्सचेंज रेट को कैसे कर सकते हैं स्ट्रेंथन? आपको बेसिकली एक जो डील मेरा ख्याल IMF से हो गई है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की हुई है, जो कि एक अच्छी डील है, वो करनी चाहिए। फ्री फ्लोट जो है वो तो ऑन द एवरेज होगा, लेकिन अगर कोई अटैक होता है आपकी करेंसी पे तो उसको बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, डॉलर चढ़ा ऊपर, उसकी वजह से बरामदात कुछ बेहतर होना थी, नहीं हुई, उसके बावजूद बरामदात बल्कि नीचे गिर गई। रजाक दाऊद साहब मुशीर है मुआशियात पर, वो कहते हैं कि उनको पता ही नहीं कि नीचे कैसे गिर गई हैं। जी देखें, ग्लोबल एनवायरनमेंट भी होती है, और जब आपकी इंटरनेशनल ट्रेड में आपके कनेक्शंस टूट जाएं, आपका मुल्क जो है दहशतगर्दी का शिकार रहा है पिछले 10-15 सालों से, उसमें आपके बायर ने आना जाना छोड़ दिया, यहाँ पे उनके लिंक्स जो हैं वो टूट गए, बहुत सी कंपनीज आपकी बैठ गई। अब उनको रिवाइव करना, उनके दोबारा से लिंक्स बनाना वो ओवरनाइट तो नहीं होगा।
नहीं, ओवरनाइट तो नहीं होगा सर, लेकिन डिवैल्यूएशन इसलिए हुआ था कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, नहीं, इसलिए हुआ था कि आप रुपये को की वैल्यू को डिफेंड नहीं कर सकते थे क्योंकि आपके पास डॉलर्स नहीं थे। एब्सोल्युटली सर, ये इसीलिए हुआ, लेकिन ये साथ उसका एक बाय प्रोडक्ट तो था ना, उसका एक बाय प्रोडक्ट तो था ना उसका, कि बरामदात उससे बढ़ भी जाती हैं। ये फायदा तो हुआ ना, होना था ना किसी हद तक, और एक्सपोर्ट्स कम होना थी। वो दोनों काम उल्टे हो गए ये करने के बावजूद भी, वो बाय प्रोडक्ट भी नहीं हमें मिला। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। जी, आई थिंक कि वो तो आपको देखना पड़ेगा कि इस वक्त मार्केट कंडीशंस क्या हैं। आपकी मेजर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल की हैं, और टेक्सटाइल में दूसरे ममालिक की भी एक्सपोर्ट्स नीचे आई हुई हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो टेक्सटाइल ताल्लुकात बेहतर करना पड़ेंगे और फिर अपनी इंडस्ट्री को कुछ रिवाइव करना पड़ेगा। आखिरी चीज सिर्फ 2 हरफी बयान कर दीजिएगा सर। रज़ाक दाऊद साहब को पता नहीं है कि बरामदात गिर क्यों रही हैं और उतनी कमी क्यों नहीं आई इंपोर्ट्स के अंदर। असद उमर साहब जो हैं वो और तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, वो कहते हैं जी अभी और चीखें निकलेंगी, हालांकि पहले वो कहते थे मैं रिलीफ दूंगा। आर दीज 2 पीपल फिट फॉर द जॉब? आपकी नज़र में ये अच्छा काम कर रहे हैं? मतलब बिल्कुल अपना बाकायदा जो उनको करना चाहिए काम और पाकिस्तान को दुरुस्त समत में ले जाना चाहिए, वो ये कर रहे हैं? यस और नो? नहीं, ये तो आप नहीं कह सकते कि मैं आपको उनकी वैल्यूएशन करके दूं इस वक्त। आपकी राय सर मांग रहे हैं। वो काम कर रहे हैं और वो नजर आएगा कि वो अगर कामयाब होंगे तो सारी दुनिया देखेगी, और अगर नहीं होंगे तो सारी दुनिया कहेगी कि नहीं हुए। लेकिन आपने वो तो नजर आ ही जाएगा। मैं तो आपकी राय मांग रहा हूँ इस पे सिर्फ। अभी तक की परफॉर्मेंस का बता दीजिएगा। बढ़ेगी नहीं और इम्पोर्ट्स इसी तरह ऊपर रहेंगी तो फिर ये क्राइसिस और आगे चलेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ, और हमारे साथ एहतशामुल हक साहब मौजूद थे, अपना माहिराना तज्जिया दे रहे थे और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात जारी थी कि क्या रुख इख्तियार कर सकती है। अभी हालात कुछ इतने अच्छे नहीं लग रहे, आगे कितने अच्छे हो सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं कुछ और इशूज़ के साथ। पब्लिक न्यूज़ रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप कुछ बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान के अमन पर वार किया गया। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के अमन पर जो वार किया, कोयटा के इलाके हज़ारगंजी की सब्जी मंडी में होने वाले धमाके में 20 अफराद जाँ बाग, 48 जख्मी हुए हैं और कई जख्मियों की हालत अब तक नाजुक बताई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब इलाके को घेरे में ले रखा है और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। पहले ये पैकेज देख लीजिए, फिर बात करते हैं। दहशतगर्दों ने एक बार फिर आसान हदफ को निशाना बना दिया। कोयटा के इलाके हज़ारगंजी में वाक़े फ्रूट मार्केट धमाके में 16 अफराद जाँ बहक हो गए, 30 शदीद जख्मी हैं। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। धमाका सब्जी मंडी में एक गाड़ी के करीब किया गया। आलू की बोरी में धमाका खेज मवाद रखा गया था। DIG कोयटा के मुताबिक मजदूर आलू की बोरियां गाड़ी में लोड कर रहे थे कि इस दौरान जोरदार धमाका हो गया। DIG के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 8 अफराद का ताल्लुक हजारा बरादरी से है। लोडिंग के दौरान धमाका हुआ है और उसमें जो शहादतें हुई हैं, तकरीबन जो अभी तक का मेरा फिगर है वो 16 का है, जिसमें 8 लोग जो हैं वो हजारा बरादरी के हैं। धमाके के फौरी बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मीर ज़ियाउल्लाह लांगू वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं इस सब मामले पर बात करने के लिए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया सर, कुछ तो इनिशियल डिटेल्स बताइएगा। जिम्मेदारी किसने कबूल की इस हमले की और अब सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजामात हैं? देखिए, जब से पाकिस्तान में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की लहर हुई है, उसके बाद हमारे सिक्योरिटी फोर्स हर वक्त अलर्ट रहते हैं। इस किस्म के कई खुदकुश हमलावर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ भी लिए हैं, लेकिन इतने बड़े वास्ट बॉर्डर की वजह से ये आ जाते हैं। इनके ताने बाने का इनके नाम तब्दील होते रहते हैं, कभी TTP है, कभी पता नहीं क्या है, लेकिन इनका ताने बाने एक ही जगह से मिले हुए हैं, जो एक नामालूम खुफिया दुश्मन है। तो जिधर से पहले पाकिस्तान की खुदकुश हमलावरों के निशान मिलते थे, ये भी वही जाकर। लांगू साहब, आप नहीं समझते कि ये कोई नामालूम खुफिया दुश्मन नहीं है? भारत तो इस बात का खुलेआम एतराफ़ कर चुका है कि वो यहाँ पर मुलव्वस है। हमने यहाँ पर कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया, उसने खुलेआम इस बात का एतराफ़ किया
ओवरऑल द वर्ल्ड कम्युनिटी नोज दैट, और पाकिस्तान में खुद हम ये बात करते रहते हैं कि बलूचिस्तान के अमन व अमान को ख़राब करने में भारत जिम्मेदार है, तो फिर ये नामालूम कैसे हो गया? बात कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। अभी मैं गैर मुसद्दिका तरीके से बात आपसे कर रहा था कि मैं एक अहम बलूचिस्तान की अहम ओहदे पर बैठा हूँ। हमारे इदारे अभी इस पर तहकीकात कर रहे हैं, उन्होंने कंप्लीट रिपोर्ट नहीं दी है। जो कंप्लीट रिपोर्ट देंगे, अब मैं माजी के जो तजुर्बे हैं उनकी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ कि जहाँ से ऐसे वाकयात में भारत मुलविस रहा है हमेशा। ओवरऑल अब तक की जो रिपोर्ट आपके पास आई है सर, उसके मुताबिक ये एथनिक अटैक है, ये रिलीजियस अटैक है, या फिर ये वैसे ही दहशतगर्दाना कार्रवाई है अमन व अमान खराब करने के लिए? मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग हैं, हजारा कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, दूसरे बलोच कम्युनिटी के लोग हैं। ये मुख्तलिफ कम्युनिटी को सिर्फ एक दहशतगर्द फैलाने के लिए हुई है ताकि इसमें एक दहशतगर्दी और पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। ठीक, और ओवरऑल सर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, इस तरह की कोई रिपोर्ट मौजूद थी कि हमला हो सकता है यहाँ पर? कुछ अरसे से तो अमन व अमान था, बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, उसके बाद दोबारा फिर अमन ख़राब हो गया कोयटा का। इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, लेकिन खास ये रिपोर्ट्स नहीं थी कि इस जगह पर होंगी। तो पूरे बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर हमारी खुफिया एजेंसी, हमारे इदारे सब उस पर लगे हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर हमारे दुश्मन कामयाब हो गए। तो उनको मजीद इंशाअल्लाह उन पर हम जमीन तंग करेंगे। मीर ज़ियाउल्लाह लांगू साहब, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में अब तक हलाक होने वालों की तादाद 20 हो चुकी है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान का ये कहना था कि वहाँ पर हज़ारा कम्युनिटी के लोग भी मौजूद थे, बलोच भी वहाँ पर मौजूद थे, उसके अलावा वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले लोग भी मौजूद थे और वो सब निशाना बने इस वाक़े के अंदर। अब ओवरऑल जो मामला आता है वो ये आता है कि कुलभूषण यादव, आप सबको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जिसका केस भी इस वक्त जारी है, वो खुद एतराफ़ कर चुका है, एतराफ़ी वीडियो सामने आ चुकी कि किस तरह से भारत पाकिस्तान में और ख़ासकर बलूचिस्तान में अमन व अमान तबाह करने की कोशिश कर रहा है, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो अलहदा होना चाहते हैं, बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं पाकिस्तान से, उन्हें किस तरह से सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड वाइड, और जिस बात का एतराफ़ वो लोग खुद करते हैं बाहर के मुल्कों में पनाह लेकर वहाँ पर बैठकर। इस सारे मामले पर भी हम बात करेंगे। वो मामला ये है कि पाकिस्तान इसको सिफारती सतह पर कितने मौसर अंदाज में उठा कितने मौसर अंदाज में अब तक पाकिस्तान ने इसको अब तक उठाया है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को अब तक क्या हुआ है। इससे पहले हम ये देख चुके कि इंडिया में अटैक होता है तो बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कोई इन्वेस्टिगेशन किए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, सबूत किसी किस्म का नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि यहाँ पर सबूत भी मौजूद हैं, यहाँ पर वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि वो बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करते हैं, और उनको ये टास्क बाकायदा दिया गया है और पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ भारत की तरफ से की जाती हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं वो कम अज़ कम इतनी होनी चाहिए कि दुनिया भर को इन सबूतों के साथ जो हमारे पास मौजूद हैं, और दुनिया जानती भी है, अपना केस कम अज़ कम इस मौसर अंदाज में लड़ें कि दुनिया को पता तो चले कि भारत पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है और पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर वो क्या हासिल करना चाहता है। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे पब्लिक न्यूज़ रूम में, वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ, उन पर तजिया होगा। हमारे साथ रहिए। पब्लिक न्यूज़ रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा जो हुआ तो वज़ीर आज़म इमरान खान के नोटिस के बावजूद अद्वियात की कीमतें अब तक कम नहीं हो सकी। क्यों कम नहीं हो सकी? पब्लिक न्यूज़ वजह सामने लेकर आया है। कीमतें कम ना होने की बड़ी वजह सेल्स टैक्स है। PPMA ने कीमतें कम करना सेल्स टैक्स खत्म करने से मशरूत कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसील अपनी नुमाइंदा फौजिया चौधरी से जानते हैं। फौजिया चौधरी, PPMA का मजीद इस पर क्या मौक़िफ़ सामने आया है और हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी? जी बिल्कुल, ड्रैब की जानिब से अद्वियात की कीमतों में जो 9 से 15% इजाफा हुआ उससे आम शहरी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अहकामात दिए कि 72 घंटों में जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है उसको किया जाए। और उस हवाले से क्या वो अद्वियात की कीमतें कम हुई या नहीं हुई, क्योंकि वफाकी वज़ीर सेहत आमिर कियानी भी जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर जिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने अपनी कीमतों को बढ़ाया है वहाँ पर छापे भी मारे जा रहे हैं। एक आम
शहरी जो है उससे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि वो कितना मुतासिर हुआ है ये जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। जी बताइएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, दवायात की कीमतों में बिल्कुल इतना इजाफा हुआ है कि हर स्टोर ने अलग अलग स्टिकर अलग अलग दवाई के ऊपर लगा दिए। रात को मैं अपना इंजेक्शन लेके जो मैं 800 रुपये पे अपने मरीज़ को लगाया करता था, वही इंजेक्शन रात को 2200 रुपये। दवाइयों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, ठीक है, उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करें क्योंकि गरीब बंदे की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। इन लोगों ने जो अपनी मनमानी करने के लिए इन्होंने मोनोग्राम भी अपने लगाने शुरू कर दिए हैं। जी बिल्कुल, शहरियों से हमने बात की है, उनका यही कहना है कि जो ड्रैप की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है वो नोटिफिकेशन को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर जिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने अपनी कीमतें जो थी वो बढ़ाई थी, उन कंपनीज़ के जो स्टॉक्स थे उनको कब्ज़े में भी लिया जा रहा है गैर कानूनी तौर पर जिनमें इजाफा हुआ था। अब शहरियों का यही कहना है कि जब तक जो असल कीमत है वो कम नहीं होगी उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। जी ठीक, तो फौजिया चौधरी अब शहरियों के साथ मौजूद थीं और बता रही थीं कि अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा हुआ और वो इजाफा वापस ना हुआ उस पर शहरी किस तरह से परेशान है, और PPM ने ये कहा है कि सेल्स टैक्स भी फिर साथ हटा दिया जाए। अब यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि ड्रैप ने यानी कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा ये नोटिफाई किया था, नोटिफिकेशन इशू किया था कि लाइफ सेविंग मेडिसिन जो हैं उनकी कीमतों में 9% और बाकी अद्विया की कीमतों में 15% से 20% तक इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद ये इजाफा नाफिजुल अमल हुआ था और उस पर बड़ी तनकीद की गई थी, खासतौर पर शहरियों की तरफ से, कि ये जब गैस, बिजली, खाने पीने की अशिया और दीगर चीज़ों की कीमतों में, खासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जब किया जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, तो इस सूरत में अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मुल्क में खासतौर पर जहाँ पर सेहत के शोबे में कुछ खास काम पिछले अदवार में नहीं हुआ और आवाम को इलाज के लिए ज़ाहिरी सी बात है अद्वियात की ज़रूरत होती है, तो ये इजाफा अब वापस तो लिया जाएगा, लेकिन ये उससे पहले टेक्निकली ड्रैप को ये नोटिफिकेशन वापस लेना होगा और करना होगा, इस बारे में बताना होगा उन तमाम कंपनीज़ को, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को, PPMA की जो हम बात कर रहे थे कि ये इजाफा वापस लिया जाए। अब एक इसका पूरा प्रोसीजर है, एक पूरा लीगल प्रोसीजर है जिसके थ्रू गवर्नमेंट को भी आना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने ये कह तो दिया, लेकिन हम कल से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने इस हवाले से आमिर कियानी साहब को क्या हिदायत की हैं। क्या उन्हें ये कहा गया है कि ये तमाम तर इजाफा जो है ये लीगल तरीके से वापस लिया जाए, ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, और अब PPMA ने कहा जाए कि हुकूमत ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि PPMA अब इस इजाफे में जो कमी है, जो इजाफा किया गया था अद्वियात की कीमतों में, उसकी जो वापसी है उसे मशरूत कर रही है सेल्स टैक्स के साथ। तो ये सब सारी सूरत हाल है। अब आने वाले दिनों में ये क्लियर होगा, पता चलेगा कि ये किस रुख जाएगा मामला। इमरान खान साहब तो इस पर नोटिस ले चुके, लेकिन ये मामला कुछ पेचीदा होता यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर पब्लिक न्यूज़ रूम में हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं कुछ और इशूज़ के साथ। पब्लिक न्यूज़ देखते रहिए। ब्रेक के बाद पब्लिक न्यूज़ रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। सानहा क्राइस्ट चर्च मस्जिद हमले के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए झंग में 25,000 से ज़ायद अफराद ने खुद को क्राइस्ट चर्च मस्जिद की शक्ल में ढाल लिया। ये मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं जो एरियल कैम्प से लिए गए हैं। क्राइस्ट चर्च मस्जिद न्यूजीलैंड में जो हमला किया गया, जहाँ पर एक सफाक नस्ल परस्त कातिल ब्रेंडन टेरेंट ने मुसलमानों को शहीद किया था। 40 मुसलमान शहीद हुए थे, जिसके बाद पूरी दुनिया में खराज तहसीन पेश किया गया उन लोगों को, खास तौर पर जिन्होंने इस हमले के दौरान कोशिश की इस सफाक कातिल को पकड़ने की, जिनमें एक पाकिस्तानी भी शामिल था। आज एक कड़ी उसकी हमें नजर आई पाकिस्तान में झंग में, जहां पर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर 40,000 अफराद हैं जिन्होंने खुद को, माफ़ कीजिएगा 25,000 अफराद हैं जिन्होंने ना सिर्फ ये सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किया, उसके बाद क्राइस्ट चर्च मस्जिद की जो शक्ल है वो बनाकर खराज तहसीन पेश किया शोहदा को। पूरी दुनिया को एक अमन का पैगाम दिया गया, पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया गया कि ना सिर्फ मुसलमान, पाकिस्तानी एक अमन पसंद कौम है और किसी भी किस्म की जो दहशतगर्दी होती है उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, किसी भी किस्म का जो तशद्दुद होता है उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उमूमी तौर पर जब तशद्दुद या टेररिज्म या दहशतगर्दी की बात की जाती है, इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के साथ, मुस्लिम दुनिया के साथ जोड़ता है, लेकिन ये बात गलत है। कोई मजहब नहीं होता दहशतगर्दी का। इसी का आज इजहार
झंग में हजरत सुल्तान बाहू के मज़ार पर किया गया, जहां पर 25,000 अफराद ये सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किए खड़े थे और उन्होंने क्राइस्ट चर्च मस्जिद की शक्ल में खुद को ढाल लिया और एरियल विजुअल्स भी हमने आपको उसके दिखाए। पब्लिक न्यूज़ रूम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।